हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हमने देखा था रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा था? हमने देखा था जब एक ही मीनिंग पॉसिबल है, प्लेन टेक्स्ट है, तो आपको वही मीनिंग निकालना है। फिर हमने देखा था इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, भले ही हो सकता है कि इससे कोई मिस्चिफ बढ़ जाए, कुछ गड़बड़ हो रही है, फिर भी आपको यही मानना है। भले ही अपोजिट जा रहा है, आपके जो रिटर्न जो आपका लॉ है, लॉ का मेन इंटेंशन है, उससे अपोजिट जा रहा है, तो भी आपको यही रूल मानना है। तो ये कब मानना होता है? व्हेन देयर इज अ प्लेन टेक्स्ट, क्लियर टेक्स्ट। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर एक ऐसा वर्ड है या ऐसा इंटरप्रिटेशन है जो कि नैरोअर है और एक ऐसा इंटरप्रिटेशन है जो कि वाइडर है, तो ऐसे केसेस में आपको वाइडर इंटरप्रिटेशन लेना है, आप नैरोअर इंटरप्रिटेशन यूज नहीं करेंगे। फिर इसके बाद मैंने बताया था आपको कि कोर्ट को कोई भी पावर नहीं है कि कोर्ट कोई वर्ड कोई लॉ में लिखे, कोई एक्ट में लिखे। अगर कोई एक्ट उसमें कोई वर्ड उसमें नहीं है, एक्ट में नहीं है, प्रोविजंस में नहीं है, तो वो चीज लिख नहीं सकता कोर्ट। वैसे ही कोई वर्ड वहां से हटा नहीं सकता। जैसे हमने देखा था कि यूपी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक केस हुआ था जिसमें बोला गया था सेक्शन 71 में कि एक सेक्रेटरी को अगर आपको डिसमिस करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और उसके बाद आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेना है, लोकल गवर्नमेंट की। लेकिन इस बीच में आप उसको निकाल जरूर सकते हैं, बाय वे ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 71 बदला गया और उसमें बोला गया अगर उसके पास अपील करने का अधिकार है या अपील में जा चुका है और डिसीजन पेंडिंग है, तो जाहिर सी बात है जब तक अपील पूरी नहीं होती, फाइनल नहीं होती, तब तक के उसको निकाला नहीं जा सकेगा, क्योंकि अपील करा है मीन्स अभी ये पक्का नहीं हुआ कि वो सही है कि गलत है, वो कोर्ट गया है। तो ऐसे केसेस में उसको निकाला नहीं जा सकना चाहिए। तो ये सेक्शन 71 में तो बदलाव कर दिए थे, बट सेक्शन नंबर 90 था जो कि बोलता था कि फिर भी सस्पेंड किया जा सकता है, उसमें बदलाव करना भूल गए। और इसीलिए भले ये गड़बड़ थी, बट कोर्ट ने यहाँ कोई वर्ड लाया नहीं, कोई वर्ड हटाया नहीं, जैसा था वैसा उसका मीनिंग लिया। कोर्ट ने बोला ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि जब सेक्शन 71 को आपने चेंज किया तो 90 को भी चेंज करना था, बट आप भूल गए। बट फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है कि कुछ गैप है तो वो गैप को फिल करें, ठीक है, बाय इंसर्टिंग दी वर्ड्स। फिर मैंने आपको बताया था वही पॉपुलर मीनिंग लेना है आपको, जो भी वर्ड आप यूज करोगे दैट शुड बी गिवन द पॉपुलर मीनिंग, अनलेस आप टेक्निकल एक्ट पढ़ रहे हैं। अगर टेक्निकल एक्ट पढ़ रहे हैं तो वहां पे टेक्निकल मीनिंग आप देंगे, नहीं तो आप पॉपुलर मीनिंग देंगे, जो ज्यादातर लोग मानते हैं जनरल मीनिंग देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम आते हैं अगले रूल के ऊपर। अगला रूल है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन कब लग रहा था? व्हेन देयर इज ओनली वन मीनिंग पॉसिबल। बट रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कब लगता है? तो रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन लगता है व्हेन मोर देन वन मीनिंग्स आर पॉसिबल। तो जैसे एम्बिग्यूटी है, क्लियर नहीं है, तो ऐसे केसेस में दो मीनिंग निकाल सक रहे हैं आप, ये वाला कि वो वाला, ये वाला कि वो वाला, ये वाला कि वो वाला। तो ऐसे केसेस में जब आपके पास दो मीनिंग है, तो आपको कौन सा लेना, ये वाला कि वो वाला, ये वाला कि वो वाला? तो कौन सा आप सिलेक्ट करोगे, ये वाला कि वो वाला, कौन सा? तो ऐसे केस में आप रूल लगाओगे, ऐसा मीनिंग लेंगे जो सेंसिबल हो, जिससे कोई मीनिंग अच्छा निकले, कोई अच्छा काम का निकले। एक बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको बोला था, जैसे आपको बोलता है लेट्स हैंग आउट, या आपको बोलती है चलो लेट्स हैंग आउट। तो हैंग आउट का क्या मतलब है? बाहर जाके लटकेंगे आप? नहीं। हैंग आउट के दो मीनिंग निकलते हैं, एक बाहर जाके लटकना, ये हो गया लिटरल इंटरप्रिटेशन। लेकिन आप लिटरल इंटरप्रिटेशन यहाँ फॉलो नहीं करेंगे, अपन कोई स्पाइडरमैन नहीं है गए और लटके ऊपर। तो अपन यहाँ पे कौन सा मीनिंग निकालेंगे? तो हैंग आउट मीन्स चलो कहीं बैठते हैं, बातें करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हैंग आउट, ठीक है। तो ये मतलब हो जाता है। तो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, अगर आप बोलेंगे चलो बाहर जाके लटकते हैं, तो इसका कोई सेंसिबल मीनिंग निकल रहा है क्या? तो नहीं। तो इसीलिए अगर सेंसिबल मीनिंग निकलता है और दूसरा है जो वेग निकलता है, तो ऐसे केस में आप वेग मीनिंग को हटा दोगे और सेंसिबल मीनिंग को मानोगे, ठीक है। तो ये बोलता है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। बड़ी आसान सा, बड़ा ही छोटा सा रूल है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। ये तब लगता है जब दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, एक उसको वेग बना रहा है, क्लियर नहीं कर रहा है, और दूसरा उसको क्लियर कर रहा है। तो ऐसे केसेस में आप वो वाला इंटरप्रिटेशन लोगे जो उसको क्लियर करता है, जो उसमें क्लैरिटी लाता है। तो ऐसा वाला इंटरप्रिटेशन, एक सेंसिबल इंटरप्रिटेशन आप लोगे। इसके पीछे एक लैटिन फ्रेज भी दिखेगा आपको, अट्रस मैगिस वेलेट क्वाम पेरेट। तो ऐसा है, ये कोई हैरी पॉटर का स्पेल नहीं है कि छड़ी घुमाए एट्रस मैगिस वेलेम क्वाम पेरेट, तो ऐसा नहीं है। तो ये एड्रेस मैगिस वेलेट क्वेम्पेरेट, इसका मतलब है ऐसा मीनिंग देना चाहिए कि एक सेंसिबल मीनिंग हो। तो ऐसा नहीं कि आपने छड़ी घुमाए और आगे वाला बिल्ली बन गया, तो ऐसा नहीं, ये हैरी पॉटर में होता है। बट ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स के कुछ ना कुछ मीनिंग होते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि आप जब भी कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और दो मीनिंग पॉसिबल है, तो आप ऐसा मीनिंग उठाओगे जो उसको सेंसिबल बनाता है, जो उसमें कुछ एक्चुअल में पते की बात कर रहा है।
ठीक है, जो उसको वेग बना रहा है, बकवास कर रहा है, तो उसको नहीं उठाओगे। ठीक है, तो जैसे वही बेस्ट एग्जांपल है लेट्स हैंग आउट। ठीक है, तो मैंने अगर बोल दिया लेट्स हैंग आउट, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है आप कहीं बैठ के खाना पीना करेंगे और गपशप करेंगे, तो लेट्स हैंग आउट का वो मतलब है। लेट्स हैंग आउट का मतलब ये नहीं बाहर जाके लटकेंगे। ठीक है, तो बाहर जाके लटकना वेग निकाल रहा है, और बाहर जाके कहीं बैठना, खाना वाना खाना, ये सेंसिबल मीनिंग है। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये रूल है, बड़ा ही सिंपल है, मैंने आपको समझा दिया, एक बार बस रीड करना है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट मस्ट बी कॉन्स्ट्रूड। कॉन्स्ट्रूड का मतलब आपको पता ही है, कॉन्स्ट्रू करना है ना, मीनिंग निकालना, कंक्लूड करना, तो कंस्ट्रक्शन यानी कॉन्स्ट्रूड। अट्रस, मैगिस, वैलेट, क्वेम, पेरेट। ठीक है, तो ये अलग अलग लिखा जाता है, वैसे यहाँ जुड़ गया मेरे से। meaning thereby that the words of the statute must be construed so as to lead to a sensible meaning। sensible meaning, तो sensible meaning आना चाहिए। generally the words or phrases of a statute are given the ordinary meaning। generally ordinary meaning देते हैं, जैसा लिखा वैसा, literal interpretation, that is the basic rule। but जब literal interpretation उसको भलते ही मीनिंग निकाल रहा है, और सेंसिबल मीनिंग कोई और इंटरप्रिटेशन से निकल रहा है, बोथ इंटरप्रिटेशन आर पॉसिबल, तो ऐसे केसेस में आप उसको ऐसा इंटरप्रिटेशन देंगे जो उसको सेंसिबल बनाता है, ऐसा नहीं देंगे जो उसको वेग बनाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो देखो, अ स्टैट्यूट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूट इन सच अ मैनर सो एज टू मेक इट इफेक्टिव। ऐसा होना चाहिए कि इफेक्टिव हो। आप अगर बोलेंगे बाहर जाके लटकना है, तो कोई इफेक्टिव हो रहा क्या हो? नहीं। एंड ऑपरेटिव ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अट्रस, ये भी अट होना चाहिए, यू लिखा है तो ये होना चाहिए, अट्रस मैगिस वैलेट क्वेम पेरेट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू गिव इट अ सेंसिबल मीनिंग। ठीक है, तो ऐसा है। तो यहां पे आप ये जो यू लिखा है वो यू नहीं है, अट होना चाहिए, वो अट, वो यू टी। ठीक है, और ट्रस्ट जो ऊपर लिखा है ना सेम ये, तो ऐसा है। सो वाइल इंटरप्रिटिंग ए लॉ इफ टू मीनिंग्स आर पॉसिबल, दो मीनिंग है तभी ये रूल लगेगा। तो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल, कुछ मीनिंग तो निकलना चाहिए, कोई रीजन तो होना चाहिए, हाँ ये क्या बोल रहा है, तो उसका कोई रीजन तो होना चाहिए। क्या भैया, कुछ रीजन तो है, तो रीजन तो होना चाहिए। तो आपको पता लगा होगा, इरफान खान जो है उनकी डेथ हो गई है, तो आज हुआ है वो, बड़े अच्छे एक्टर थे वो भी, लेकिन बहुत ही अच्छा, एक्चुअल में बहुत अच्छा काम करते थे, एक्टिंग वगैरह अगर आप देखो तो बहुत अच्छी एक्टिंग वो करते हैं। ठीक है, करते थे, तो लेकिन होता है दुखद, कई लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छी एक्टिंग करने के बाद भी बहुत अच्छा उनको प्रसिद्धि नहीं मिल पाती। बहुत अच्छे ऐसे लोग होते हैं, जैसे इवन अक्षय कुमार ने एक बार बोला था कि उससे पूछा गया था, आपकी अदालत एक आता है, उसमें पूछा गया था उससे, रजत शर्मा ने, रजत शर्मा तो ऐसे बाल रहते सीधे साधे, तो लव मैरिज की अंकल ने, हाँ एक्चुअल में रजत शर्मा की लव मैरिज है। तो खैर, हाँ, तो उन्होंने पूछा था अक्षय कुमार से, आपको क्या लगता है क्या ज्यादा जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए? क्या आपको किस्मत की जरूरत होती है या मेहनत की जरूरत होती है? तो मैं ये नहीं बोल रहा अक्षय कुमार मेहनत नहीं करता, बट अक्षय कुमार ने खुद बोला कि मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन किस्मत ज्यादा जरूरी होती है। मैं देखता हूँ बोले कि बाहर लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो कि मेरे से अच्छे एक्टर्स हैं, मेरे से अच्छे सिंगर्स हैं, सब मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन उन लोग को वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जो मेरे को मिल पाई। तो उसने ये बोला था 70% जो होता है वो मैं किस्मत को मानता हूँ, और 30% मेहनत होती है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, तो हाँ, तो ऐसा है। तो मीनिंग बता रहा था मैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्टैट्यूट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूट इन सच अ मैनर so as to make it effective and operative on the principle of atrus magis valet quam perit। so while interpreting a law if two meanings are possible, अगर दो मीनिंग निकलते हैं, one making the statute absolutely vague and meaningless। वेग का मतलब है कोई मतलब ही नहीं आ रहा, वेग यानी अनक्लियर, जो क्लियर नहीं है, तो वेग बना रहा है, मीनिंगलेस बना रहा है। जैसे लेट्स हैंग आउट, तो बाहर जाके लटकोगे, कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं, वेग बन रहा है। एंड अदर लीडिंग टू सर्टनिटी एंड मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन, इन सच अ केस द लेटर इंटरप्रिटेशन शुड बी फॉलोड। ठीक है, तो लेटर इंटरप्रिटेशन यानी मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन। तो रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कब लगता है? तब लगता है व्हेन टू इंटरप्रिटेशंस आर पॉसिबल, वन मेकिंग इट एब्सोल्युटली वेग एंड द अदर मेकिंग इट सेंसिबल। तो ऐसे केस में यू विल अडॉप्ट द सेंसिबल मीनिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि अट्रस मैगिट्स वेलेंट क्वेम पेरेट। तो ऐसा है। फिर एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल का आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। तो वामनलाल छोटनलाल पारेख का केस है वर्सेस इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड। इसमें यह डिसाइड किया गया था
कि जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ा जाता है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ना चाहिए, ना उसको ज्यादा स्ट्रिक्टली पढ़ना चाहिए, ना उसको बहुत ज्यादा ढील देके पढ़ना चाहिए, नाइदर स्ट्रिक्टली नॉर विथ लैक्सिटी। तो ऐसे वर्ड्स यूज किए गए थे बाय द कोड। तो उसका मीनिंग ऐसा होना चाहिए जो सेंसिबल मीनिंग निकले, ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं निकालना है उसको, ज्यादा लीनियंट भी नहीं निकालना है, ठीक है। तो ये बोला गया था। एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये केसेस भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन केस ऑफ डॉक्टर ए एल मुदलियार वर्सेस एल आई सी ऑफ इंडिया, ये एक अलग है, इसमें भी सिमिलर ही चीज थी। इट वॉज हेल्ड दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी मस्ट बी रेड फेयरली एंड इट्स इम्पोर्ट डिराइव फ्रॉम अ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन करो ऑफ द लैंग्वेज विच इट एम्प्लॉयज। बिल्कुल सेम चीज बोली गई थी वामनलाल चोटनलाल पारेख वर्सेस सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के केस लॉ में। फर्दर, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर द ट्रांजेक्शन इज इंट्रा वायर्स ऑफ द कंपनी या अल्ट्रा वायर्स है, तो क्या है, द ऑब्जेक्ट क्लॉज शुड बी रीजनेबली कॉन्स्ट्रूड, सेम चीज बोला है इसमें भी, नाइदर विथ रिजिडिटी, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, नॉर विथ लैक्सिटी, बहुत ज्यादा लीनियंट भी नहीं। तो रिजिडिटी यानी स्ट्रिक्ट और लैक्सिटी यानी लीनियंट, ठीक है, ऐसा है। फिर तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको ऊपर की 2 लाइन लिखना है और ये वर्ड लिखना है आपको, उट्रस मैगिस वेलेट क्वेम्पेरेट, ठीक है, एग्जाम में लिखना है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको हो जाते, याद हो जाते ये सब वर्ड। बचपन में आप जैसे पढ़ते थे वॉइड एब इनिशियो, शुरू में लगता था क्या है, कंसेंसस एडिडम, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, याद हो गए थे, वैसे ये भी है। तो ये कोई हैरी पॉटर के स्पेल नहीं है, ये वर्ड्स है जो आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है, इससे ही फर्क पड़ेगा आपके एग्जाम में स्कोर पे, ठीक है, तो आपको ये वर्ड्स लिखना है। तो ऐसा है। हाँ, thus if the court finds that giving a plain meaning, अगर आप plain meaning लोगे to the words will not be a fair or reasonable construction, it becomes the duty of the court to depart from the dictionary meaning and adopt the construction which will advance the remedy and suppress the mischief। अब ये वर्ड्स मैं आगे बताऊंगा, वैसे एडवांस द रेमेडी एंड सप्रेस द मिस्चिफ, अभी ये लिख के रख लो, ये आगे समझेगा, तो आगे अपन और रूल्स पढ़ेंगे, ये आगे आएगा, ठीक है। एडवांस द रेमेडी यानी रेमेडी बढ़ना चाहिए और मिस्चिफ जो गड़बड़ है वो कम होना चाहिए, ठीक है, ऐसा मीनिंग देना है जिससे फायदा ज्यादा हो नुकसान कम हो, ठीक है। तो जिससे रेमेडी बढ़े, रेमेडी यानी उपाय, उपाय बढ़े, ठीक है, और जो नुकसान है, जो मिस्चिफ है वो कम हो, जो गड़बड़ है वो कम हो, ठीक है। तो ये वर्ड्स आगे और आएंगे, तो अपन पढ़ेंगे हिडन रूल। प्रोवाइडेड द कोर्ट डज नॉट हैव टू रिजॉर्ट टू कंजक्चर और सरमाइज। कंजक्चर और सरमाइज का क्या मतलब है, इसका मतलब है अंदाज नहीं लगाना है आपको, अरे ऐसा होगा, ऐसा अंदाज नहीं लगाना, मीनिंग है जब दो, तब आप दो मीनिंग निकालोगे, आप अंदाज लगा के नहीं करोगे, ठीक है। तो कंजक्चर और सरमाइज का मतलब है अंदाज लगाना। तो अंदाज नहीं लगाते बैठना है आपको, अरे ऐसा तो नहीं बोला होगा, ऐसा बोला होगा शायद, ऐसा नहीं। आपको जब दो मीनिंग है तब ऐसा मीनिंग दो, ठीक है, आपको अपने तरफ से नहीं देना है, जब एक्चुअल में दो मीनिंग है तब, ठीक है। तो वही लिखा है, अ रीजनेबल सॉरी, अ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन विल बी अडॉप्टेड इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट। तो पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द स्टैट्यूट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ऐसा है। फिर रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अपन अगले क्लास में देखते हैं। चलिए, थैंक यू।